हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। इसके पिछले वाले क्लास में हम परासरण दाब और परासरण को पढ़ चुके हैं। परासरण दाब के नियम को पढ़ेंगे, उससे संबंधित हम सवालों को आज क्या करेंगे। तो आइए हम देखते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के दो नियम हैं, बायल वान हाफ नियम, चार्ल्स वान हाफ नियम। बायल वान हाफ नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी बिलियन की जो दाब होता है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, यानी P समानुपाती C होता है। और सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो P और यहाँ पर समानुपाती n अपान V भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं V लीटर में 1 मोल क्या है, पदार्थ घुला हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P समानुपाती 1/V। और जो समानुपात का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कि नियतांक आ जाएगा, और ये हो गया बटा V। तो PV बराबर क्या हो गया, K हो गया, एक स्थिरांक हो गया। यानी कि दाब और आयतन का गुणनफल क्या आएगा, नियतांक आएगा। आप दाब को परिवर्तित करते जाएंगे, आयतन भी परिवर्तित होगा, लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। तो बायल वान हाफ नियम जो किस पर कार्य करता है, स्थिर ताप पर कार्य करता है। दूसरा क्या है, चार्ल्स वान हाफ नियम। चार्ल्स वान हाफ नियम स्थिर सांद्रता पर कार्य करता है। स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। तो आइए यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नया नियतांक मान लेते हैं K डैश, ये T हो गया। तो यहाँ पर P बराबर K डैश T। तो हमारे पास यहाँ पर एक नियतांक K डैश प्राप्त हुआ और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, K प्राप्त हुआ था। अगर हम इनको देखें तो P बटा T बराबर क्या हो जाएगा, K डैश। ये भी क्या है, एक स्थिरांक है, और यहाँ भी ये क्या है, एक स्थिरांक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे तो परासरण दाब बढ़ेगा, यहाँ पर हम ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या है, बायल वान हाफ नियम, और ये क्या है, चार्ल्स वान हाफ नियम। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम वान हाफ बिलियन क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं बिलियन का समीकरण क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं वान हाफ बिलियन समीकरण क्या है। चलिए देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा बायल वान हाफ नियम। तो बायल वान हाफ के नियम से क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। और चार्ल्स वान हाफ के नियम से क्या होता है, परासरण दाब परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को क्या करें, मिला लें, तो क्या हो जाएगा, P समानुपाती C T हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से हटाएं नियतांक को, तो हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा यस C T। यस क्या है, विलयन का स्थिरांक है, और C क्या है, सांद्रता है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर यस और ये मोलों की संख्या N बटा V। तो इसको हम अगर लिखें इस ढंग से तो N अपान V यस T हो जाएगा। यस क्या है, विलयन स्थिरांक। या तो हम R भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गैसों के लिए PV बराबर nRT होता है, उसी तरीके से PV बराबर यहाँ पर NST हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर परासरण दाब लिखें तो क्या हो जाएगा, PV बराबर N यस T। PV बराबर ये PV NS T। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, NST। और जैसा कि हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटा क्या होता है, पदार्थ का अणु भार होता है। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, Pv बराबर W अपान M एस टी। यानी कि इस समीकरण की सहायता से वान हाफ बिलियन समीकरण, इस समीकरण की सहायता से बिलियन का हम क्या कर सकते हैं, परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस इक्वेशन की सहायता से परासरण दाब ज्ञात करें। यहाँ पर यस क्या है, बिलियन स्थिरांक है, बिलियन नियतांक है, और यस का जो मान होता है 0.0, किसी भी बिलियन के लिए 0821 लीटर वायुमंडल वायुमंडल
प्रति डिग्री प्रति मोल। इस तरीके से सवाल को करते समय एस की वैल्यू क्या करेंगे, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल का प्रयोग करेंगे। तो इसकी सहायता से परासरण दाब की गणना कर सकते हैं, और जो पदार्थ घोला जा रहा है विलयन में, विलयन बनाया जा रहा है, उसके अणुभार की भी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो चलिए, तो आइए हम आज सवाल देखते हैं परासरण दाब के नियम पर। तो पहला सवाल आज का, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो आइए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको परम ताप में बदलेंगे, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को परम ताप में बदलने के लिए 273 क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 273 जोड़ेंगे तो P कितना हो गया, 300 केल्विन। 5% मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम यूरिया को क्या किया गया, घोला गया है। तो जो W का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। इसको किसमें बदल लेंगे, लीटर में बदल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर। अणुभार, यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO NH2। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अणुभार को निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम हल करते हैं किस तरीके से। हमारे पास फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, PV बराबर W अपान यम आर टी या यम यस टी। तो आइए अब मान रखते हैं PV, P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, P का मान ज्ञात करना है तो WST तो ऊपर रहेगा, और V कहाँ चला आएगा, नीचे, यम गुणते V। तो मान रखते हैं W का मान कितना है, 5 ग्राम। यस क्या है, विलयन नियतांक, जैसा भी हमने बताया है, इसका मान कितना, 0.0821, और टेम्परेचर कितना है, 300, तो 300 रख देंगे। और अणुभार कितना है, 60 रख देंगे। आयतन कितना है, 0.1 लीटर है, इसको यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30 से 5 हो गया, और इसका इसमें गुणा कर दें तो 5 पचम कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ 0.1 अंक बाद है और यहाँ 0.4 अंक बाद है। तो अगर यहाँ से एक दशमलव को हटाएं तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 0.821 बचेगा, और इसका हम क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देंगे। तो 25 से खन्नम, 25 दो हाथ से लगा, और 25 दूना 50 और 2 52, 5 हाथ से लगा, और 25 अट्ठे कितना, 200, 200 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 205। यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, 205। अब 0.123 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो 123 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, 20.52, 5 या 20.52 हम लिख सकते हैं, या 5 निकटतम मान लेंगे, 3 भी लिख सकते हैं। इतना क्या हो गया, वायुमंडल। गणना करते समय ध्यान में रखेंगे, प्रेशर किस में होना चाहिए, वायुमंडल में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, परम ताप में होना चाहिए। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, क्योंकि यश का क्या मात्रक है, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब कितना होगा, 20.52 वायुमंडल। तो आइए कोई दूसरा कोई प्रश्न करके देखते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.4 वायुमंडल है, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करें। इस बार क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो चलिए, W कितना हो जाएगा, 1.81 ग्राम। ये कितने में घोला गया है, 100 ml में। तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा, 100 ml। इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर। 100 से 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। प्रेशर इस बार दिया गया है कितना, 2.4 वायुमंडल एटम। तो चलिए हमें क्या करना है, इस बार ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, लेकिन इस बार गणना करना है, तो गणना करते समय लगभग 180 या उसके अगल बगल वैल्यू क्या है, आना चाहिए, क्योंकि गणना करते समय, प्रैक्टिकल करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो यानी कि 180 होता है तो लगभग 180 वैल्यू हमारा क्या है, आना चाहिए। तो आइए फार्मूला लगाते हैं, PV बराबर W अपान यम एस टी। अगर यम का मान निकालना है तो यम को यहाँ करिए,
यम हो गया, और डब्ल्यू एस टी अपनी जगह रहेगा और पीवी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यम का मान जो हो जाएगा, डब्ल्यू का मान कितना है, 1.8 है। यस का मान कितना है, 0.0821। टी का मान कितना है, अगर हम टी का मान यहां से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 17 में कितना जोड़ देंगे, 273। ये कितना हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। 17 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जोड़ना है, 273, 290 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टी का मान कितना रख लेंगे, 290 रख देंगे। पी का मान कितना है, पी का मान हमारे पास 2.4 वायुमंडल है, और वी का मान कितना है, 0.1 है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 0.1 अंक और यहाँ पर 0.1 अंक, 2 अंक तक दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 181 यहाँ हो गया, 0.0821 गुणते 290, और ये हो गया 24 गुणते 1। अब इसको प्रश्न को अगर हम गुणा करें और सॉल्व करें तो लगभग ये जो वैल्यू आपको आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा करके भाग देना रहेगा, और गुणा करके जब आप भाग देंगे तो इसका वैल्यू 179.6 आएगा। यानी कि अणुभार कितना, 179.6। जैसा कभी हमने बताया ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, वास्तव में 180 होता है, लेकिन गणना करते समय, प्रैक्टिकल करते समय थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, इसलिए यम का मान कितना आ गया, लगभग 179.6 आ गया। तो इस तरीके से परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब के नियम क्या है, उस पर आधारित सवाल पिछले वाले क्लास में और इस वाले क्लास में हमने मिला करके इसको परासरण दाब को हमने पूरी तरीके से बताया। तो अगले क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्म में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, आपेक्षिक, ये सब चीजें क्या करेंगे, क्रमशः करके हम बताएंगे। तो परासरण दाब हमारा क्या हुआ, अणुसंख्यक गुणधर्म में समाप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मेहनत लगा के पढ़ते रहिए। अगले क्लास में एक नए अणुसंख्यक गुण के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।